और महाराष्ट्र की सियासत से 5 ब्रेकिंग न्यूज हम आपको एक साथ देने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है संजय राउत का ट्वीट। सबसे पहले देखिए जो उन्होंने अब से 2 घंटे पहले किया है। उन्होंने जाने माने गीतकार जावेद अख्तर की पंक्तियों को ट्वीट किया और लिखा कि हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिलों से आए हैं। नए रास्तों की तलाश का जिक्र संजय राउत के इस ट्वीट में, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, इस पर बात होगी। क्योंकि ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र सरकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, संजय राउत नए रास्तों की तलाश का जिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि संजय राउत दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में शरद पवार से मिलेंगे संजय राउत। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को भेजा दिल्ली, शरद पवार से मुलाकात करने के लिए उन्हें दिल्ली भेजा गया है। दोपहर तक माना जा रहा है कि वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और आज शाम को शरद पवार से संजय राउत की मुलाकात होगी। तीसरी और चौथी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दिल्ली आने से पहले संजय राउत ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली ये कि उन्होंने 100 करोड़ का खुलासा करने वाले परमबीर सिंह की तारीफ की है। शिवसेना के द्वारा परमबीर सिंह की तारीफ एनसीपी के लिए निश्चित तौर पर बड़ा झटका है, क्योंकि परमबीर सिंह सीधे सीधे एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने एनसीपी को नसीहत दी है, कहा है कि सरकार में शामिल सभी दलों को आत्म परीक्षण की जरूरत है। ये कह रहे हैं संजय राउत शरद पवार से मुलाकात से एंड पहले। ते माजी पोलीस आयुक्त आहे, एका विशिष्ट प्रकरणात त्याला पदावरून जावं लागलेलं आहे। ते एक उत्तम अधिकारी होते, मी त्यांच्याविषयी व्यक्तिगत काही बोलणार नाही। त्यांनी आतापर्यंत उत्तम सेवा बजावलेली आहे, पण त्या पत्राची सत्यता आणि त्या पत्रात लिहिलेल्या गोष्टी या संदर्भात तपास करावा असं स्वतः गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलेलं आहे। ते स्वतः गृहमंत्री आहेत, आतापर्यंत या राज्याची तपास यंत्रणेचे प्रमुख आहेत ते, पण त्यांनी ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर सोपवलेली आहे। मला असं वाटतं की या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये योग्य भूमिका आणि निर्णय घेण्याची जे कर्तव्य आहे ते नक्कीच माननीय पवारसाहेब पार पाडतील। कारण शरद पवार सध्या दिल्लीमध्ये आहेत, मी आज दिल्लीत जाणार आहे दुपारनंतर, नक्कीच मी त्यांच्याशी या विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न करेन। तो देखिए ये चिट्ठी जो इस वक्त मेरे हाथ में है परमबीर सिंह की, इसने सियासी भूचाल ला दिया है महाराष्ट्र की सियासत में। और इसमें साफ तौर पर परमबीर सिंह ये लिखते हैं कि सचिन वाजे जो कि इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है, बाकायदा उसको जिम्मेदारी सौंपी गई गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से कि हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करके लाने ही हैं। तरीके भी बताए गए, उनका भी जिक्र है इस चिट्ठी में। इस पर होगी बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए, उनसे आपका तारुफ करा दें। श्वेता शालिनी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। सचिन सावंत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी शिवसेना के नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुरजीत सिंह खुंगेर साहब जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह साहब जो कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पुलिस महकमे की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे 2 सहयोगी जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कुमार कुंदन दिल्ली से और अश्विनी पांडे मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं कुमार कुंदन का रुख करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभी दिल्ली में नहीं है शरद पवार, इस वक्त आगरा में है एनसीपी चीफ शरद पवार। यह जानकारी सामने आ रही है और दोपहर तक शरद पवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुमार कुंदन, क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि आज शाम को माना जा रहा है कि शरद पवार से महाराष्ट्र के तमाम दिग्गज नेताओं की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। देखिए समीर, आज पॉलिटिकल सुपर संडे एक तरीके से देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए अहम फैसले संभव है दिल्ली से लिए जाएं। बताया यह जा रहा है कि अभी मैं 6 जनपद शरद पवार के घर पे मौजूद हूं और यहाँ पे शरद पवार दोपहर बाद आगरे से जो है लौटने की उम्मीद की जा रही है और उनके आने के बाद ही जयंत पाटिल और अजीत पवार के मुंबई से आने की बात है।
दो बातें हैं जिस पर निर्णय लिया जाना है या जिस पर बातचीत होगी। पहली बात कि जो मौजूदा गृह मंत्री है वो इस्तीफा कब देंगे, और दूसरी बात अगर वो इस्तीफा देते हैं तो नया गृह मंत्री कौन होगा। ये दोनों सवाल जो है ये बड़ा सवाल है और इस पे फैसला शरद पवार को ही लेना है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही यहाँ अनिल देशमुख आए थे, उस वक्त भी मैं यहाँ मौजूद था और अनिल देशमुख के साथ शरद पवार की 3 घंटे तक मुलाकात चली थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि हाँ, मुकेश अंबानी के घर पे जो कुछ भी हुआ उस बारे में भी उनसे चर्चा हुई थी। दरअसल उनके साथ जितनी भी नाराजगी थी और जिस तरह कुमार बने रहे आप हमारे साथ। जल्दी से हम मुंबई का रुख करते हैं। अश्विनी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, कुछ ताजा अपडेट सीएम आवास से आप दे सकते हैं क्या सीएम आवास की तरफ से, मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया है? परमबीर सिंह के इन सनसनीखेज आरोपों को लेकर कुछ भी कहा गया है? जी बिल्कुल, अभी तक उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है और बहुत मुमकिन है कि शरद पवार के साथ संजय राउत की मुलाकात, साथ ही शाम को जयंत पाटिल और अजीत पवार की मुलाकात शरद पवार से जब होगी उसके बाद ही उद्धव ठाकरे इस पर कुछ बोलेंगे। हाँ, ये ज़रूर पता चला है कि उद्धव ठाकरे इन चीज़ों से बहुत नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि अनिल देशमुख अपना इस्तीफा खुद सौंपें, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि ये 3 पार्टियों की सरकार है और इसमें उद्धव ठाकरे फिलहाल कुछ फैसला नहीं ले सकते। ऐसे में शरद पवार क्या फैसला लेते हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो मुलाकात आज जयंत पाटिल अजीत पवार की होगी उससे बहुत कुछ बातें सामने आएंगी कि क्या शरद पवार अनिल देशमुख को पद से हटने के लिए कहते हैं, और ये भी जो है जानकारी सामने आ रही है कि जयंत पाटिल को गृह मंत्रालय का जो है जिम्मा सौंपा जा सकता है। हालांकि आज की जो मुलाकात होगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। शरद पवार की कल देर शाम जो है काफ़ी लंबी बातचीत हुई अनिल देशमुख से और उन्होंने सब कुछ जो घटना है उसके बारे में जाना। परमवीर सिंह के द्वारा जो लेटर आया है उसके बारे में पूरा उन्होंने विस्तृत रूप से गृह मंत्री से बातें उन्होंने समझी हैं और उसके बाद ही शाम को जो पत्रकारों को एक स्टेटमेंट जारी किया गया गृह मंत्रालय से, वो शरद पवार से बातचीत के बाद है। लेकिन यहाँ पे एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा समीर कि जिस तरह से लेटर में ही परमवीर सिंह ने लिखा है कि गृह मंत्री द्वारा किए गए जो तमाम गड़बड़ियां थी, पैसे की बात जो सामने आई थी, इसका जिक्र उन्होंने एक बैठक में जहां पे तमाम मंत्री भी थे, शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे, इन सबके सामने उन्होंने इन बातों का जिक्र पहले ही कर दिया था। तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? और अब जब परमवीर सिंह ने जानकारी थी उसके बावजूद भी इस वसूली गैंग पर नकेल कसने की कोशिश क्यों नहीं की गई? सुरजीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। सुरजीत सिंह साहब, क्या लग रहा है अनिल देशमुख जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनकी कुर्सी अगर जाती भी है तो इन आरोपों के जरिए जो दाग लगा है उससे मुक्ति पालेंगे आप लोग? देखिए, दाग लगने की बात ऐसी है कि परमवीर सिंह साहब ने जो भी आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है ये उनकी ट्रांसफर होने के बाद में लगाए गए हैं, जबकि उनको ये सब बातों का यदि पहले से ज्ञान था तो पहले इतने दिन वो चुप क्यों रहे? किस ऐसी कौन सी चीज थी उनको रोकी गई थी जो उन्होंने चुप रहे? और ये सारी समझी सोची साजिश और एविडेंस क्रिएट करके और उसकी तरह से किसी के ऊपर में आरोप लगाना और सरकार को किसी ना किसी ढंग से बदनाम करना, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सुरजीत सिंह साहब, इतने हल्के में ले रहे हैं आप? अनिल देशमुख जो कि आपकी पार्टी के नेता हैं, इस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और इस वक्त भी होमगार्ड डिपार्टमेंट का जिम्मा संभाल रहे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर का ये आरोप कि वो 100 करोड़ महीने की वसूली का टारगेट देते हैं। आपको लगता है कि हवा में लगा दिए गए ये आरोप? बाकायदा चिट्ठी मौजूद है मेरे पास। देखिए, आरोप लगाना अपनी जगह है, लेकिन आरोप के पीछे कोई यथार्थ होना, कोई बातचीत होना, वो सब एविडेंस क्रिएट करके एविडेंस दिए उन्होंने, एविडेंस दिए, व्हाट्सएप चैट जो इस लेटर में जिनका जिक्र है, एविडेंस वो भी पढ़िए, एविडेंस क्रिएट किया गया, वो अपने दावे पर पूरी तरह कायम हैं। वो ठीक है, उनके काम रहने से कोई मतलब नहीं होता है। कॉन्ट्रा ब्लास्ट के अंदर कोई भी यदि आरोप करता है, उसके ऊपर यदि कोई कार्रवाई होती है, उसके बाद में यदि कोई और आरोप करता है, तो मुझे लगता है वो आरोप का कोई, यानी इतने संगीन आरोप करने के बाद भी आप ये भी नहीं मान रहे कि अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, ये नहीं हमारे शरद पवार साहब डिसाइड करेंगे इसके बारे में। हम कुछ बोलने वाले नहीं होते। शरद पवार साहब कंपिटेंट पर्सन है, वो इसके बारे में जो भी निर्णय है वो लेंगे। परमवीर सिंह जी अपनी चिट्ठी में जिक्र करते हैं कि शरद पवार को भी इस बात की जानकारी थी,
मीटिंग में शरद पवार को भी बता दिया गया था कि देखिए कैसे वसूली गैंग काम कर रहा है। सर देखिए, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में एक तरफ की बात है। अब रहा सवाल, अनिल देशमुख साहब ने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब को ये लेटर लिख दिया है कि इसकी थॉरोली इंक्वायरी करें। इंक्वायरी यदि होती है और उसके अंदर कोई पाया जाता है तो व्हाटएवर में भी एक्शन विल बी देयर, वो एक्शन होगा। किशोर तिवारी जी, ये बताइए तो चल मतलब क्या रहा है? एक तरफ संजय राउत परमबीर सिंह की तारीफ करते हैं, वो परमबीर सिंह जो कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के मौजूदा गृह मंत्री पर सीधे वसूली गैंग चलाने का आरोप लगा रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है। क्या समझा जाए? नहीं, इतना ज्यादा समीर मैं पहली बार TV9 भारतवर्ष पे आया और आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ, अब मैं बात करूं कि संजय राउत तक जाने की जरूरत नहीं। संजय राउत ने बोला कि हम कठिन रास्तों से निकल के मंजिल तक जाते हैं। हाँ, अभी मैं बताता हूँ कि ये परमवीर जो है, हाँ, ये बहुत अच्छे और काबिल अधिकारी थे, लेकिन अभी जैसे ही अनिल देशमुख ने उनकी आलोचना की तो विचलित होकर उन्होंने गुप्तेश्वर पांडेसरी की रोल में आ गए, और वो जो लोटस ऑपरेशन चल रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करके, अस्थिर करके बदलने का लोटस ऑपरेशन में वो शामिल हो चुके हैं। अच्छा, एक अधिकारी ने तमाम बातों को उजागर कर दिया, सच सामने रखने की कोशिश की तो राजनीति का ठप्पा लगा दिया आपने फौरन। अभी तक परमबीर सिंह सबसे अच्छे ऑफिसर थे, अब अचानक वो राजनीतिक हो गए। समीर, तुम सुनोगे ना तो तुमको भी मालूम पड़ेगा कि ये कल जो लेटर है ना, ये लेटर पहले दिल्ली में रिलीज हुआ, फिर गवर्नर ऑफिस ने रिलीज किया, और ऑफिशियल मेल गई है 4:40 पे, और 3:30 बजे ये मीडिया के पास था। यानी एक साजिश है, ये समझ लो। अब किसकी साजिश? बीजेपी। ये लेटर किसकी साजिश है? बीजेपी। अरे भाई सुनो तो सही, किरकिरी बीजेपी कर सकी, ये बात तो मान रहे हम। आत्मचिंतन भी कर रहे कि भाई ये आदमी कौन है, और परमवीर सरी के आदमी को फोड़ लिया उन्होंने और एक राजनीति का मोहरा बनाया, ये भी बात है। लेकिन अच्छा, बीजेपी के राजनीतिक मोहरा बन गए परमवीर सिंह, आप ये कह रहे हैं? अरे भाई ये तो सच्चाई है। अच्छा, आप प्रवक्ता बन के मत बोलो, मेरी बात समझो। ठीक है ना, मैं कोई प्रवक्ता बनकर नहीं बोल रहा, मैं जनता का प्रवक्ता बनकर यहां पर बैठा हूं। आप अपनी पार्टी के ऊपर जो इतना बड़ा दाग लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि परमबीर सिंह ये भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को भी इंफॉर्मेशन थी, मैंने मीटिंग में सबको जानकारी दे दी थी। तो सिर्फ ठीकरा एनसीपी के सिर्फ बोलने से भी काम नहीं चलेगा। अरे समीर जी, अगर परमवीर कोई आरोप लगाते हैं जो खुद इस पूरी घटना में शामिल है, ऐसे तथ्य हमारे एटीएस के पास आए हैं। अच्छा, किस घटना में शामिल है परमवीर? हाँ, परमवीर पे ऐसे गंभीर आरोप लगने वाले थे, इसीलिए तो उनको हटाया गया। अच्छा, आरोप लगने वाले थे, उनकी जानकारी आपको अभी से हो गई। संजय राउत आपके नेता, आपके सांसद, उन्हें शानदार पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं। श्वेता शालिनी जी, ये चल क्या रहा है? ये गड़बड़ झाला जो है, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? ऐसा है समीर जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं कुछ संजय राउत जी के स्टाइल में देने वाली हूँ। एक पुराना गाना था कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं और घर के बर्बादी के पूरे आसार नजर आते हैं। आप देखिए, किशोर तिवारी जी तो बिना सोचे समझे, बिना पढ़े टीवी चैनल पे आ जाते हैं। संजय राउत जी ने लिखा कि हम मंजिल से आए हैं, ये कह रहे हैं हम मंजिल तक जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सामना तो कोई और पढ़ता नहीं है, कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि शिवसैनिक पढ़ते हो। उसमें उन्होंने तारीफों के पुल बांधे थे परमवीर जी के लिए। अभी भी आपने सुना संजय राउत जी तो परमवीर जी के एकदम तारीफों के पुल बांध रहे थे। अच्छा ठीक है, श्वेता शालिनी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि संजय राउत का जिक्र हो रहा है और संजय राउत ने एनसीपी कांग्रेस को बिना नाम लिए नसीहत दी है कि सरकार में हर किसी को देखने की जरूरत है कि पांव जमीन पर है या नहीं है। हम सबके लिए आत्ममंथन का वक्त है, आत्म परीक्षण का वक्त है, ये कह रहे हैं संजय राउत। श्वेता जी, केवल मात्र इतना जानते हैं कि हाँ, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अशा प्रकारचे आरोप होणं कुठल्याही मंत्र्यावर किंवा सरकारवर हे नक्कीच आमच्यासारख्यांना, ते सरकारच्या बाहेर आहेत पण सरकारचे चिंतक आहेत,
ज्याने हे सरकार यावं म्हणून थोडेफार खारीचा वाटा उचलला आम्ही सगळ्यांनी, त्यांच्यासाठी हे धक्कादायक आहे. आणि म्हणून म्हणतो की सरकारला 1.5 वर्ष झालेलं आहे. प्रत्येकानं, सरकारमधल्या प्रत्येक घटकानं आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे. आपले पाय तपासायला पाहिजे, नक्की जमिनीवर आहे का? तो देखिए, आत्म परीक्षण की जरूरत है और पांव जमीन पर रखने की जरूरत है. संजय राउत इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और इशारों में ऐसा लग रहा है बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं. आज शरद पवार के साथ शाम को दिल्ली में उनकी मीटिंग होगी जिसमें बहुत कुछ तय होना है. अब आपको बताते हैं, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी जो सरकार है उसका गणित है क्या और किस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार बनी. महाराष्ट्र विधानसभा में हम सब जानते हैं 288 विधानसभा सीटें हैं. भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें आई थी? 105 सीटें. शिवसेना के खाते में 56, एनसीपी के खाते में 54, कांग्रेस के खाते में 44 सीटें और अन्य के खाते में 16 सीटें आई. यानी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई. इसलिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये तीनों दल एक साथ आए और महाविकास अघाड़ी के नाम से यह गठबंधन बना. महाविकास अघाड़ी के नाम से इस वक्त सरकार चल रही है और जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो एनसीपी के नेता हैं जिन पर यह सनसनीखेज आरोप लगे हैं. हमारे साथ विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं. अब सबसे पहले मैं उनका रुख करना चाहूंगा. विक्रम सिंह साहब, तमाम तरह की दस्तावेज अब सामने आ रहे हैं, जानकारियां सामने आ रही हैं और खुद परमबीर सिंह, जिनकी ईमानदारी पर अभी तक कोई डाउट नहीं किया जा रहा था, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी मुंबई जैसे शहर का उन्हें पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, वो आरोप लगाते हैं और अब उन पर भी राजनीतिक ठप्पा लगाने की कोशिश. किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? समीर साहब, मैं अपने राजनीतिक मित्रों को बहुत बहुत सम्मान और प्रणाम के बाद मैं कहना चाहूंगा कि मेरा दृष्टिकोण प्रशासनिक और कानून के संबंध में है और बिल्कुल अलग है. 0 टॉलरेंस की पॉलिसी भ्रष्टाचार में होती है. अगर आपको मालूम था कि भ्रष्टाचार नाक के नीचे हो रहा है, ठीक है, कि जब आप पद से हटते तब आप उसके बारे में पत्राचार करते. खैर, आपने जो पत्राचार किया है, पहला सवाल, आपने तब क्यों नहीं कहा और आपने स्पष्ट क्यों नहीं कहा पत्र लिख करके? आप पद से हट सकते थे, इस्तीफा दे सकते थे, छुट्टी जा सकते थे. आपने तीनों विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया. आप केस रजिस्टर कर सकते थे. चलिए, आज भी कुछ नहीं. मेरा वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य है, इनके पत्र के ऊपर तुरंत एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए. जिन जिन के नाम आ रहे हैं एफआईआर में, उनका निलंबन या इस्तीफा या दोनों होना चाहिए और जांच सीबीआई को देनी चाहिए. देखिए, 0 टॉलरेंस अगर हम नहीं दिखा रहे हैं और हम आरोप प्रत्यारोप के दौर में रहेंगे, संदेश ये जा रहा है कि हम भ्रष्टाचार नियंत्रण करने में के लिए गंभीर नहीं है और आरोप प्रत्यारोप में हम कालीन के नीचे इसने महत्वपूर्ण प्रकरण को डाल रहे हैं. ये चीज संतोषजनक नहीं है. और छत्रपति शिवाजी की महान भूमि में अगर हम इस तरीके का अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार के प्रति हम उदार दृष्टिकोण अपनाएंगे तो इसका कोई औचित्य भी नहीं है और इसका बड़ा ही नकारात्मक संदेश जाएगा. ठीक है, ये कमर्शियल कैपिटल है भारत का. बिल्कुल बिल्कुल. सचिन सावंत साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं. सचिन सावंत साहब, कांग्रेस पार्टी इस सरकार का हिस्सा है. हालांकि अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नाम या इस चिट्ठी के आरोपों का अगर हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस के किसी नेता का नाम सामने नहीं आया है. लेकिन इस सरकार में बने रहना क्या कांग्रेस के लिए भी अब मुश्किल होगा? देखिए समीर भाई, जो जिस तरह से आज ये जो चर्चा चल रही है, मैं देख रहा हूं कि पूरी तरह से जो परमबीर सिंह जी ने बोला उसको सत्य मानकर हम लोग पूरी तरह से निर्णय भी दे रहे हैं. मैं समझता हूं कि क्या इस देश में पहली बार किसी अधिकारियों ने आहत होकर लेटर लिखा है? गुजरात में डीजी वंजारा जो थे, उन्होंने तो सीधे सीधे अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा दिए थे कि उन्होंने पूरे पुलिस दल को नाकाम बना दिया, पुलिस दल को पूरी तरह से अपने हिसाब से चला रहे हैं और गड्ढे में डाल रहे हैं और पूरी गलत तरीके से चला रहे हैं. उस वक्त में क्या अमित शाह ने इस्तीफा दिया था? उसी तरह से संजीव भट्ट जो आईपीएस ऑफिसर थे, जो सचिन सावंत साहब, अभी इस मौजूदा केस की बात नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और मोदी जी को कहा था, सुनिए समीर भाई, मोदी और शाह का नाम लिए, अनिल देशमुख जो कि इस वक्त मौजूदा गृह मंत्री हैं, मोदी शाह का नाम लेकर डर क्यों लगता है आपको?
आपको डर क्यों लगता है? मोदी शाह का नाम लेने के बाद डर क्यों लगता है? सचिन सावंत साहब, टीवी9 भारतवर्ष डर रहा है क्या? सुनिए बात को। एक मिनट, डर आप रहे हैं मेरे सवाल का जवाब देने से। मेरी बात तो पूरी असलियत करने तो दीजिए ये भैया। बुलाते क्यों मेरी हो बात आप? सुनिए आप। सचिन सावंत साहब, मेरी बात सुनिए। अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन पर मेरी परमबीर बात सिंह भैया, जैसा मैं पूरा पुलिस जवाब ऑफिसर दूंगा आरोप आपको। लगाता है, तो क्या आपको लगता है कि उनके पद पर बने रहते हुए इस केस की जांच ठीक तरीके से हो सकती है, निष्पक्ष तरीके से हो सकती है? सवाल तो यह है। देखिए समीर भाई, मोदी शाह का नाम लेने से आपको डर लगता होगा, लेकिन मैं ये बताता हूं कि वैसे आरोप मैंने गुजरात में भी देखे हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने उसकी तरह से इस्तीफा नहीं दिया ना, ये तो वही चीज दोहराएंगे आप। बाजू में हुए हैं। लेकिन जहां सवाल परमवीर सिंह जी के पत्र का, सुनिए परमवीर सिंह जी के पत्र के बारे में आता हूं ना, अभी ये तो बैकग्राउंड दिया मैंने। परमवीर सिंह जी ने जो पत्र लिखा है, क्या इसमें 2-3 चीजें आपको देखनी चाहिए। क्या उन्होंने जो किया हुआ आरोप है वो व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में किया है? जो व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से खुद आरोप आ रहे हैं और उनको बाकायदा उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है, उनको दूसरी जगह भेजा गया, ट्रांसफर किया गया, ऐसा व्यक्ति आहत होकर खत निलंबन नहीं हुआ है। दूसरे और उन्होंने जो खत लिखा है उसमें क्या तथ्य है या नहीं है? उन्होंने कहा सचिन वाजे, सुनिए बात को, सचिन वाजे को उन्होंने कहा कि गृह मंत्री फरवरी महीने में मिले। फरवरी महीने में पूरी तरह से पूरे महीने भर वो तो अस्पताल में थे कोरोना में, तो मिले कैसे? दूसरी ओर फरवरी महीने में अगर मिले हुए ऐसी जानकारी अगर परमवीर सिंह जी के पास थी, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं बताया? वो निलंबन जो जिस तरह ट्रांसफर होने के बाद क्यों बता रहे हैं? तीसरी बात, 16 तारीख को यानी 17 तारीख को उनकी ट्रांसफर हो रही है, 16 तारीख के शाम को वो अर्जेंट प्लीज करके अपने जूनियर से मैसेज लिखवा रहे हैं कि भैया इसकी जानकारी मुझे दो। तो सरकार को देने होंगे ना, जनता को आप यहां पर बैठकर सवाल पूछ रहे हैं, आपको तो जवाब देना है। आप सरकार में, आप शायद भूल रहे हैं। अरे भैया तो जवाब, यही तो प्रॉब्लम है आपका। आपने तो निर्णय दे दिया, लेकिन हम जवाब नहीं दे सकते। आपने निर्णय दे दिया कि परमवीर सिंह ने सही किया, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये कौन सी न्यायिक व्यवस्था हो गई? क्या मीडिया तय करेगी? क्या मीडिया तय करेगी इसके बारे में? बिल्कुल नहीं तय करेगी। ये तो लेकिन सरकार साजिश है समीर भाई। सरकार अपनी सफाई तो पेश करे। अभी तो हम सफाई का इंतजार कर रहे हैं। मेरी आवाज भी सुनने नहीं दे रहे हो, आप मेरी बात रखने नहीं दे रहे हो, आप अपनी बात रखने नहीं दे रहे हो। सचिन सावंत साहब, पिछले 4 मिनट से आप ही बात रख रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हो देश जनता को कि आप ही बात रख रहे हैं अपनी 4 मिनट से? वही सही है। नहीं, मुझे बात नहीं करने दी आपने, मेरी बात पूरी करने नहीं दी आपने। सरकार का अब तक रिएक्शन क्यों नहीं आया इस चिट्ठी पर? सीधा सवाल है, जवाब देंगे? है कि इसके बारे में सरकार का अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है? किस बात का इंतजार है? 100 करोड़ रुपया ले लिया। अरे उसने बोला तो 100 करोड़ रुपया ले लिया। अरे ये आप बताइए लिया कि नहीं लिया? ये आप बताइए ना कि लिया कि नहीं लिया? अगर नहीं लिया, और 100 करोड़ की उगाही की बात नहीं कही गई तो उस पर सफाई तो दीजिए। बारे में आप बोल रहे हो, हम तो सफाई का इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक सफाई भी नहीं आई इस पर। देखिए समीर भाई, हाँ तो सफाई तो यही है ना। सफाई तो परमवीर, जब कल गृह मंत्री ने जो बयान दिया है तो उसमें तो पूरी तरह से नाकार है, तो सफाई को क्यों नहीं बता रहे आप कि गृह मंत्री ने पूरी तरह से धिक्कार दिया इसको? गलत है करके परमवीर सिंह जी के प्राइमा फेसी आप कैसे ले सकते हो? बोल रहे वो सही है। जिन पर आरोप लगेगा, एक साल पहले अगर पैसा जमा करना होता तो 1 साल पहले करते ना। पैसा जमा करना होता तो 1 साल पहले करते। ये एंटेलिया के केस होने के बाद क्या मूर्ख है आदमी जो पैसे की बात करेगा किससे? ठीक है, तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है ना इसमें। ये आपका एक पॉइंट है सचिन सावंत साहब, ये आपका एक पॉइंट है कि अगर ऐसा था, अगर ये वसूली हो रही थी, वसूली के लिए दबाव डाला जा रहा था, तो परमवीर सिंह ने इन बातों का जिक्र पहले क्यों नहीं किया? ये आपने एक पॉइंट की बात कही। लेकिन एक इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जमकर सियासत इस मुद्दे पर जाहिर है शुरू हो चुकी है। 100 करोड़ की उगाही पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि उद्धव को अब सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। महाराष्ट्र में रक्षक भक्षक बन गए। अभी तो एक विभाग का खुलासा हुआ है, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। जिस सरकार का गृह मंत्री इस प्रकार के विषयों में इन्वॉल्व है, मतलब जब रक्षक भक्षक बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हाल होगा। तो आप कह रहे हैं कि उद्धव सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं, ये जो एक्सपोज हुआ है इसके बाद? निश्चित रूप से अभी तो एक विभाग का हुआ है, ऐसे कितने विभाग हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा होगा। जो सरकार बैठकर इस प्रकार षड्यंत्र से पैसा कमा रही हो, जिसका गृह मंत्री ऐसे पैसे कमा रहा हो, आप उस सरकार के बारे में क्या सोच सकते हैं? ये तो एक विभाग का एक्सपोज हुआ है। और श्वेता शालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी उद्धव सरकार
पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है और कह रही है कि इस सरकार को जाना चाहिए। श्वेता जी, इस बीच जो सचिन सावंत सवाल उठा रहे थे और जो जिन बातों का जिक्र विक्रम सिंह साहब ने भी किया, क्या आपको लगता है वो भी बड़े मौजूद सवाल हैं? अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो पहले इसे लेकर परमबीर सिंह ने सवाल क्यों नहीं उठाए? देखिए, ऐसा है, सचिन जी सवाल तो उठा नहीं रहे थे, वो तो केवल मात्र खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा कुछ कार्य कर रहे थे। लेकिन खैर उन तक नहीं जाऊंगी, उनको सिर्फ याद दिलाना चाहूंगी कि संजीव भट्ट और वंजारा उन्होंने जिनका नाम लिया, वो निलंबन के बाद उन्होंने पत्र लिखा था। ये आपके सर्विंग डीजी हैं और वापस जाकर चेक कीजिए, आपकी सरकार ने इनको मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया था और तब से अब तक केवल मात्र तारीफ ही कर रहे थे आपके मुख्यमंत्री उनका। खैर हम भी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि तारीफ ही कर रहे हैं पहले क्यों नहीं उन्होंने मुंह खोला। और उससे बड़ी बात यह है कि पत्र में देखिए उन्होंने साफ लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने ये आपको बताया था। तो क्या ये इसका मतलब ये निकाला जाए कि मुख्यमंत्री और अन्य लोग जिनको उन्होंने पत्र में लिखा है, विवरण किया है, वो सब इसमें शामिल थे? दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो इसके साथ सबूत भी दे रहे हैं। वो एसएमएस चैट्स जो उनके हैं वो एक सबूत है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि यदि जांच हो तो, क्योंकि जब तक इस्तीफा गृह मंत्री का नहीं होगा तब तक कोई भी उच्च स्तरीय जांच सफल नहीं हो सकती है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा होना ही चाहिए। नैतिक तौर पर तो मैं नहीं कह सकती, इस बीच जिस चिट्ठी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जिस चिट्ठी को लेकर सीएम ऑफिस की तरफ से यह कहा गया कि ये ईमेल आईडी जो है ये परमबीर सिंह का ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है, उसकी जांच की जा रही है कि किस ईमेल आईडी से ये आया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि भाई परमबीर सिंह ने ये चिट्ठी भेजी या नहीं। अब उस सवाल का जवाब मिल चुका है। चिट्ठी पर सवाल का खुद परमबीर सिंह ने जवाब दे दिया है, मुख्यमंत्री को मैंने ही चिट्ठी भेजी है, ये परमबीर सिंह ने कह दिया है। परमबीर सिंह ने इस चिट्ठी पर मुहर लगा दी है और कहा है कि यह चिट्ठी उन्होंने ही भेजी है। कल सरकार ने कहा था कि लेटर आधिकारिक ईमेल से नहीं आया और अब तक सिर्फ और सिर्फ सीएम ऑफिस की तरफ से, सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर यही एक बयान दिया गया है कि ईमेल जो है वो ऑफिशियल ईमेल परमबीर सिंह का नहीं है जिससे ये चिट्ठी भेजी गई है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, ये सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया था। अब ऐसे में किशोर तिवारी साहब, क्या जवाब, सफाई दी जाएगी अब? क्योंकि अब तो परमबीर सिंह कह रहे हैं कि भाई इसको लेकर कंफ्यूजन ना रहे, मैंने ही चिट्ठी भेजी है। देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि आप रोकेंगे नहीं, मुझे बोलने देंगे। मैं बताता हूं कि जो परमबीर जी ने कहा है कि वो कहीं घटनाक्रम में खुद उपस्थित नहीं थे और उन्होंने अपना पत्र लिखने के एक दिन पहले ये चार्ट भी क्रिएट किए है। देखिए हमारे विपक्ष के नेता दिल्ली जाते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, नड्डा से मिलते हैं और अमित शाह जी से मिलते हैं और मैं अभी बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश के तहत परमबीर सिंह ये डेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभय मिला है एमएचए से, यानी वो अपने अमित भाई ने अभय दिया है। मुझे लगता है कहीं ये राज्यसभा पे नियुक्त हो जाए या कोई दिल्ली के बड़े पोस्टिंग पे चले जाए। देखो जब से ये आपकी कहानी जो है ये आपके अजम्पशंस के आधार पर आप सुना रहे हैं या कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो चुस्त दुरुस्त जानकारी है। अच्छा। लेकिन आप तो डिबेट है ना परमबीर के एक लेटर पे से कर रहे हैं। अरे परमबीर ये खुद ही मनसुख हिरेन के हत्या में आरोपी बनने को जा रहा है, उस पे क्या कर रहे हैं आप? अरे बहुत गंभीर मामला है। सचिन वाजे को फंसाने के लिए कहीं परमबीर ने किया, ऐसा आरोप है। अरे तो सचिन वाजे कौन है ये भी तो बताइए ना। सचिन वाजे अभी 2020 से पहले तक, इतने सालों तक किस पार्टी का नेता था, किस पार्टी का प्रवक्ता था? उसी पार्टी का ना जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं। ओ समीर, तुम दिल्ली में बैठ के धृतराष्ट्र बन गए हो। ये 2008 में शिवसेना में आया था, 2008 में शिवसेना में आया और 3 महीने के बाद चला गया। अभी तो हर साल लोग पार्टियां बदलते हैं। इनके तो प्रवक्ता शिवसेना के प्रवक्ता थे, अब इनके प्रवक्ता बन गए। अरे शिवसेना में तो समुंदर है,
दिल्ली का हर आदमी क्यों सैनिक बनता है और फिर बाहर जाता है। इसीलिए एक वो आग सस्पेंडेड में पुलिस गया। इंस्पेक्टर को, जिस पर 2003 में ख्वाजा यूनुस की कस्टोडियल डेथ का केस चल रहा था, उस केस का निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। अचानक आपको कोरोना काल में सचिन वाजे की याद आती है और 2020 में उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि आपका नेता था, प्रवक्ता था। और अब उसी सचिन वाजे पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है और पोल खुलती जा रही है, और उसके बावजूद भी आप कितनी आसानी से बचाव कर ले रहे हैं। वाह तिवारी जी। नहीं ये तो, और इस बीच बीजेपी नेता राम कदम ने की है चिट्ठी पर सवाल का, परमबीर सिंह ने दिया है जवाब। राम कदम ने सीएम के नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपना नार्को टेस्ट कराएं, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता राम कदम। गृह मंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। वाजे मामले में राज्य के मुखिया के तौर पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री स्वयं की नार्को टेस्ट कराते हुए तुरंत इस्तीफा दें। जिनके नाक के नीचे आंखों के सामने इतना घिनौना दुष्कर्म हुआ है, उन्हें सत्ता पे और पद पे रहने का अधिकार कतई नहीं है। और इस बीच एक जानकारी यह भी आ रही है कि मनसुख मर्डर केस में 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये इस वक्त की एक और ताजा जानकारी सामने आ रही है। मनसुख मर्डर केस जो कि अब एनआईए के हवाले है, अभी तक एटीएस जांच कर रही थी इसकी, और मौत के मामले में अब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि शक मर्डर का है, और उसी लिहाज से तफ्तीश इस वक्त जारी है। महाराष्ट्र एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। न जाने इस केस की कितनी ऐसी परतें हैं जो अभी उधेड़ी जानी बाकी हैं, न जाने कौन कौन से राज खुलने हैं। और आज की इस सबसे बड़ी खबर पर लगातार TV9 भारतवर्ष की रहेगी नजर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।